प्रोग्राम हालात हाज़िरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, आज सबसे पहले शुरू करेंगे चाइना से। वहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि 3-3.5 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस ने दोबारा घेरे में ले लिया है। और ये भी इतला है कि कई जगह पे वहाँ पे अमवात में भी इजाफा हो रहा है। इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए जो इंग्लैंड है उसने फौरी तौर पर फैसला किया है कि 5 तारीख के बाद चाइना से जो भी आएगा उसका जनाब कोरोना टेस्ट होना चाहिए पास। ये सब कुछ आप गूगल में चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भी मेरा ख्याल उसमें कुछ पाबंदियां लगाई हैं और इसी तरह दूसरे ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता चाइना से जो मुसाफिर आएंगे या जाएंगे दोनों पर गहरी नज़र रखेंगे और कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। अभी तक ये खबर सामने आई है जो आपको बता दी है। एक और चीज़ बता दें कि यूक्रेन जंग अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही और रूस ने यूक्रेन जंग की वजह से यूरोपीय ममालिक पर भी पाबंदियां लगानी शुरू की हैं और रूस चाहता है इस वक्त ये है कि फौरी तौर पर यह जंग रोकी जाए, क्योंकि रूस के बस में भी ये नहीं है कि वो ज़्यादा देर ये जंग लड़ सके। और इस पर यूरोपीय यूनियन या अमेरिका अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं कर पाए। लोग आ जा रहे हैं यूक्रेन में, मगर पिछले दिनों में ये इतला थी कि हमलों में तेज़ी आई है। अभी तक किसी को कोई पता नहीं कि क्या करना है। नए साल में कोई फैसला ऐसा सामने आएगा। बेशुमार यूक्रेन के लोग अभी तक जर्मनी, यूके और यूरोप के दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं, लेकिन जब तक ये जंग नहीं रुकेगी ये यहीं पे रहेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। इसके अलावा जनाब ये बता देते हैं कि पाकिस्तान में जो एक नया ड्रामा शुरू हुआ है कि एक पूरी गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उस पर आज जो चीज़ें सामने आई वो भी एक चक्कर दिया जा रहा है। और मैंने आपको ये बताया था जब कमर जावेद बाजवा के ज़रिए पूरे मुल्क के वो हरामखोर लोग ख़रीदे गए थे जो पहले भी बिकते रहे थे, मगर इस दफ़ा उनकी बोली एक बड़ी ताकत ने लगाई और वो वहाँ पे तकरीबन सब लोग बिक गए। उसमें हमारी अदालतों के जज भी हैं, उसमें इदारों के लोग भी हैं, उसमें बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस काम पे लगा दिए गए हैं कि आपने किसी ना किसी तरह पाकिस्तान का नुकसान करना है, आपने कोई मौका नहीं जाने देना। मैं कई दफ़ा हैरान रहता हूँ, लोग मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे प्रोग्राम करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं और वो बड़ा दावा करेंगे कि हमारी तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो परेशान है, उनके लिए ये मसाइल है, इमरान खान की जीत हो गई है। ये चीज़ें आपको बेशुमार यहाँ यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी लोग बताते नजर आएंगे, टिकटॉक पर भी बताते नजर आएंगे। लेकिन नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल अगर आप देखें, जब कमर जावेद बाजवा ने गद्दारी का सर पर अपने वो जो हरामखोरी का ताज पहना, जिसे वो ताज कहता था कि मैं बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम आप जाके देखें, मैंने पहले दिन आपको कह दिया था कि ये जो लोग आए हैं ये कभी इकट्ठे नहीं मिल सकते थे, इनको इकट्ठा किया गया है और जिन लोगों ने इनको इकट्ठा किया उनको पता है ये हरामखोर है, ये मुल्क के गद्दार है और ये जाएंगे नहीं, ये किसी सूरत भी आराम के साथ जाने वाले नहीं। आपके इल्म में इमरान खान ने धरने भी दिए, इमरान खान पर हमला भी हुआ और भी अरशद शरीफ का कत्ल इस में आपके सामने गुजरा, शहीद कर दिए गया, अदालतों में ड्रामे किए गए, कभी कुछ किया गया, कभी कुछ किया गया। जो भी केस इन लोगों पर बने हुए थे इन्होंने क्लीन करा के उन लोगों पर केस डाल दिए, ऐसे ऐसे दहशतगर्दी के केस डाल दिए जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसमें लोगों ने कहा जनाब कि ये मजबूर हो जाएंगे इंतखाबात कराने पर जो मीडिया पे प्रोग्राम करते हैं, मगर सच आपको सिर्फ हमारे चैनल पे मिला। हमने कहा था कि ये इंतखाबात नहीं कराएंगे और ये हो सकता है कि इंतखाबात का जो टाइम हो वो पूरा हो जाए, उसके बाद भी 1 साल खींचेंगे। अभी तक आप देख ले, नेशनल इंतखाबात तो दूर की बात, इस्लामाबाद के इंतखाबात करवाने में भी कितने मुश्किल हुए।
کیونکہ ان لوگوں کو اسی لیے لے کے آئے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں کہ پوری قوم کو چکر دینا. وہ چکر دے رہے ہیں، کبھی وہ عدالتوں کے ذریعے چکر دیتے ہیں، کبھی آرمی کے ذریعے چکر دیتے ہیں، کبھی یہ حرام خور سیاستدانوں کے ذریعے چکر دیتے ہیں، اور ان چکروں کا ان کو معاوضہ دیا گیا. جو بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے ان کو خریدا ہے، تو ان چکروں کی بارہ انہیں قیمت ملی ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان کے جو غدار تھے وہ آپ کے علم میں ہر ادارے میں موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے. ہمارے ایسے ادارے میں بھی موجود ہے جس کا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ سب سے پاک صاف ادارہ ہے، وہاں بھی غدار ہے. قمر جاوید باجوہ بھی ایک غدار تھا، اور اب وہ تو چلا گیا، مگر جو وہ نقصان پاکستان کا کر گیا، یا اس کے جو ساتھی ہے وہ اب پھیل گئے. اس کی ٹیم کے لوگ آج بھی کراچی بھجوا دیا گیا، کسی کو کہیں بھجوا دیا گیا. اب وہ وہاں پہ وہ کارروائیاں کریں گے جو قمر جاوید باجوہ ان کو بتاتا رہے گا. یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں، کیونکہ جو قوم ہماری ہے اس پہ اس طرح کے لوگ کیوں آئے، اس میں میرا حل ہماری قوم کا بھی کوئی نہ کوئی قصور ہے. ہم بھی سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے تھے. آج ہی میں کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، 2-3 گھنٹے صرف پاکستان پہ بات چیت ہوئی کہ کیا وجہ پاکستان کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے. تو وہ کہنے لگے جن کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی کہ اگر یہ چاہے تو اپنے ایٹمی اثاثے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کا بیچ دے، یا ان کا جو طریقہ کار بنانے کا وہ بیچ دے. میں نے کہا جن لوگوں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے متعلق کہ یہ کیا کیا بیچ سکتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے کہنے پہ سارے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے تو یہ ہمارے وفادار بھی نہیں ہوں گے. جو اپنے ملک کے وفادار نہیں ہے وہ ہمارے کیسے وفادار ہوں گے. تو اس چیز کا وہ بڑی طاقتوں نے پہلے انتظام کیا ہوا ہے کہ یہ کسی کو کوئی چیز نہ دے پائیں. اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو بھی بڑی طاقتیں ہیں اگر وہ کوئی سودے بازی کرتی ہیں تو وہ پھر اس کا جو بھی معاہدہ کیا جاتا ہے، انڈر گراؤنڈ کیے جاتے ہیں معاہدے، وہ پورا اس کا پھر جو بھی صاحب ہے وہ کرتے ہیں. ایسے نہیں وہ چھوڑ دیتے. تو یہ پاکستان کے لوگوں نے خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کی. پاکستان میں آپ دیکھ لیں ہمارے کوئی بھی صاحب یا کوئی سیاستدان یا کوئی بھی افیسر جو ہے، وہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا ہماری فوج کے جو پرانے چیف آف آرمی سٹاف تھے قمر جاوید باجوہ سمیت، اس میں سیاستدان بڑی پکچریں چل رہی تھی کہ ان حرام خوروں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے. خود تو یہ ملینئر ہو گئے مگر قوم کو ایک بیکاری قوم بنا دیا. آج پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی دولت نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں، خزانے میں کوئی چیز نہیں. ہر ملک کو اس چیز کا پتہ چل چکا. جس کو نہیں پتا تھا ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے اعلان کر کے بتایا کہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ واقعی ہم مانگنے والے ہیں. کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ کہیں پہ بھی کوئی موقع جانے دیتے. یہ چیزیں قوم کے سامنے اس لیے آئی کہ قوم 40 سال سے آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی. آج بھی قوم سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں چوروں کی حمایت میں نکلتے ہیں، ان کو اس چیز کے پیسے دیے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پیسے کے ساتھ یہ بڑے لوگ بک سکتے ہیں، تو ہمارے جو چھوٹے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ کون سا مسئلہ ہے. کبھی بھی آپ کو یہ پاکستان میں کوئی ایسے لوگ جو ہے جو محب وطن ہوں گے وہ چوروں کی حمایت کرتے نظر نہیں آئیں گے. میں بے شمار سوشل میڈیا پہ پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، یوٹیوب پر بھی. کل ہی میں جرمنی کے کچھ پروگرام دیکھ رہا تھا کسٹم والوں کے. وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا نقصان ہوگا اگر تھوڑا سا کوئی ڈرگس وغیرہ یا کوئی ایسی چیز چلی گئی. ان کی جب میں باتیں سن رہا تھا، خواتین بھی مرد بھی تھے، تو میں حیران تھا کہ ایک ہمارا ملک ہے جہاں پہ رشوت لے کے ہر کام کر دیا جاتا ہے، مگر یہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتے تھے. کہ یہاں تک کہ انہوں نے ایک ایسا کیس پکڑا جو گورنمنٹ کو پیسے کی رسید کاٹی، وہ دے دیے گئے 2200 یورو. تو وہ فخر سے بتا رہا تھا کہ ہمارے قومی خزانے میں یہ پیسے گئے ہیں تو ہمیں خوشی ہے. اس غلط کام پہ
इसको अगर छोड़ देते या ये बच जाता तो कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचता। ये है जो कौमें तरक्की करती है, जिन्होंने आज दुनिया में अपना नाम पैदा किया है, वो आप सबके सामने। पाकिस्तानी पासपोर्ट लोग बड़ा मजाक उड़ाएंगे, अपनी तरफ से बड़ा फख्र से बताते हैं कि इसकी बड़ी ताकत है, ये जी इसराइल ने आज तक इसराइल को नहीं माना। ठीक है, नहीं माना इसराइल को, मगर उसके अलावा देखिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या ताकत है। दूसरी तरफ अगर आप यूरोपियन पासपोर्ट ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे लोग क्यों तरसते हैं यूरोप में आने के लिए, यूरोपियन पासपोर्ट लेने के लिए। आप खुद सफ़र करके देख लें, एक यूरोपियन पासपोर्ट पे करे, एक पाकिस्तानी पे करे। पाकिस्तानी पे आपको कितने मसाइल हैं, हमारे ऊपर कोई इत्मीनान नहीं करता। यही पासपोर्ट था अगर 40, 45, 50 साल पीछे चले जाए पाकिस्तानी, तो दुनिया इसे इज्जत की निगाह से देख। आज हर चीज़ हमने निस्तो नबूद कर दी। हमारे गद्दार हुक्मरान अरसा दराज से हमारे ऊपर रहे, हम लकीर के फ़कीर बने रहे, हमें जिस तरफ किसी ने लगा दिया चल पड़े। मैं ये चैनल चलाता हूँ, मैं कई दफ़ा जिक्र करता हूँ, ऐसे ऐसे मुखलस लोग मुझे फ़ोन करके कहना शुरू कर देते हैं, और जनाब सच नहीं बोलना चाहिए, जो कर चल रहा है चलने दे। आप क्यों उस चक्कर में पड़ते हैं, लोगों को बताते हैं सच और हकीकत क्या है। मुझे बड़ा दुख होता है, ऐसे लोग, इन्हीं लोगों की वजह से आज पाकिस्तान की कौम का बेड़ा गर्क हुआ है। जैसे चलता है चलने दो, मिट्टी डालो, ये अल्फाज जो थे, इन्होंने पाकिस्तान को आज देखने दुनिया में किस मकाम पर खड़ा कर दिया। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में डरपोक बेशुमार लोगों की कमी नहीं, कुछ कवानीन ने बांध के रखा हो। कुछ हमारे दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो भी डरते हैं, वो भी कहते हैं यार सच ना बोलो, जो झूठ बोलता है उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मगर मैंने ये उनको समझाया कि देखिए सच बोलना पड़ेगा, वरना कब तक आप झूठ के सहारे चलते रहेंगे। और वो जब ऐसे लोग मुझे हंसी आती है कि मुझे कहते हैं कि सच ना बोलो, और खुद वो सच पे भाषण देते रहते जी, फौज के चीफ के खिलाफ बात ना करो, जब बाजवा था कमर गुजैर बाजवा, वो गलत है तो कोई बात नहीं, आज भुगत लो, फिर गलत है तो फिर देख लो क्या बना है। ये सियासतदानों के बारे में बात ना करो, ये फिर दुश्मन बन जाते हो। भाई दुश्मन बन जाते तो फिर सारी ज़िंदगी इसी तरह गुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहो, सारी ज़िंदगी इस तरह जलीलो ख्वार होते रहो। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सच बोलना भी आजकल बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल है जहाद ही समझ ले इसे, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में सच बोलना जुर्म भी बन जाता है। अरशद शरीफ सच बोलता था, बाद में उसके साथ क्या सलूक हुआ। मगर एक चीज़ ध्यान में रखें, भुट्टो को ज़िया ने फांसी दी, 11 साल बाद ज़िया भी मर गया। कोई ज़्यादा देर नहीं लगी, 11 साल ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहा। जिन लोगों ने अरशद शरीफ के साथ ये सलूक किया वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 साल और ज़िंदा रह लेंगे। इतना ही फ़र्क होगा ना जिस उम्र के लोगों ने ये जुल्म किया। मगर अरशद शरीफ का नाम देखे लोग कितनी इज्जत से ले रहे, और इनका नाम किस जिल्लत और रसवाई के साथ ले रहे। वाजबे की बात ही कर लिया। तो कहीं पे तो आपको सच बोलना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप खामोश रहें, और किसी को तो बोलना पड़ेगा। पूरी कौम में से चंद लोग ही होते हैं जो पाकिस्तान के या कौम की तकदीर बदलते। तो इसलिए ये साल तो चला जाएगा आज, मगर लोग अरशद शरीफ को भी याद रखेंगे, लोग बाजवा को भी याद रखेंगे। अब किस रंग में दोनों को याद रखेंगे, मेरा ख्याल फैसला आप खुद कर लीजिए। तो मैंने कई दफ़ा फिर प्रोग्रामों में कहा कि यार ये झूठ और ये डराने वाली बातें हमारे पास ना भेजा करें, ना हमें कोई ऐसी बातें किया करे, ना हमारा कोई हौसला इससे कोई फ़र्क पड़ता है और भी मजबूत हो जाता है। तो ये चंद चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि इस साल में आप देखें पूरी दुनिया का सिस्टम बदल गया। यूक्रेन जंग शुरू हुई, फिर आपके इल्म में है जो भी यूरोप में कीमतें हैं उनमें कितना इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, खाने पीने की चीज़ों में इजाफा हुआ। पहले कोरोना था, फिर ये आ गया और पूरी दुनिया का सिस्टम बदल गया। अभी तक जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना नई किस्म का आ गया जी, ये 5 गुना ज़्यादा ताकत में। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जब तक सिलसिला ये चल रहा है, कोई ना कोई बीमारी निकलती रहेगी हर साल, जो बच के आगे चलता जाएगा। कई लोग इस बीमारी से मरते जाएंगे,
کتنے لوگ کورونا سے مر گئے، کتنے یوکرائن جنگ میں گئے. تو یہ سسٹم چلتے رہنا دنیا کا. مگر آج بھی ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں پاکستان میں؟ یہ دیکھ لے کتنا بڑا عذاب آیا، مگر یہ مضبوط ملک تھے، اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے، لوگ اسی طرح زندہ رہ رہے، اسی طرح جی رہے، مہنگائی ہوگی پھر بھی چل تو رہے ہیں نا. لیکن ہمارے کیونکہ وہاں پہ غداروں کی کمی نہیں تھی، ملک کے لیے مخلص نہیں تھے، ملک کا بیڑا گرک کر دیا. تو جناب سب سے پہلے آپ کو سچ اور حق کی آواز اٹھانی پڑے گی، پھر یہ آپ آگے چل سکتے ہیں. اور پاکستان میں ابھی بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے پروگرام کرتے ہیں، جھوٹے خواب دکھاتے ہیں. میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا سوشل میڈیا پہ جو آ کے روزانہ نئی نئی کہانیاں سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہونے والا ہے، خوشخبری آ گئی ہے، یہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے، صرف اپنے پروگرام چلانے کے. ان کو بھی چاہیے کہ سچ کا سہارا لے، جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو بتائیں. یہ چند چیزیں میں نے اس سال میں آپ کو بتا دی ہیں. کل نیا سال شروع ہو رہا ہے ہماری طرف سے، سب کو نیا سال مبارک ہو. پروگرام دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ، اور آج پاکستان کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ. کل آپ کے علم میں ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا جناب اسلام آباد میں الیکشن کروائے جائیں، کبھی کراچی میں الیکشن نہیں کروائے جاتے. جہاں بھی کوئی الیکشن کا پروگرام بنتا ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہتا ہے جناب میں الیکشن نہیں کروا سکتا، اور پھر یہ سب کچھ عدالت میں جاتا ہے. الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر پا رہا. وہ اس لیے نہیں پوری کر پا رہا کہ عمران خان کے بقول یہ جو پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے، اور پتہ نہیں کس چیز کی انہیں تنخواہیں دی جاتی ہے. ہر ادارے میں حرام خور لوگ موجود ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر ہر ایک کا ہوتا ہے کہ میں حرام خوری میں نمبر زیادہ لے جاؤں، مجھے کام بھی نہ کرنا پڑے. چلیں گے پاکستان، وہاں سے تازہ صورتحال پوچھے گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر یہ کیا ہو رہا ہے کہ ملک میں میرا کوئی چاہتا ہی نہیں کہ الیکشن ہو، بس اسی طرح گورنمنٹ چلاتے جائیں. بات یہ ہے کہ وہ ایک سردار بہادر ایوب خان کا بھائی جنرل ایوب کا جی، تو اس نے اسمبلی میں ایک شعر بولا تھا، میں وہ آپ کو دہرا دیتا ہوں. جی، ہر شاخ پہ بیٹھا ہے الو، انجام گلستان کیا. تانوں ساری گل سمجھ آ جانی چاہیے. نہیں وہ تو آگے یہ سمجھے، مگر یہ بڑے خطرناک حالات ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جمہوریت، اور دوسری طرف جمہوریت نظر نہیں آ رہی. ایک تو یہی ہے، دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. بابر افتخار جو کراچی میں چلے گئے ہیں، آئی ایس پی آر جو پہلے تھے، انہوں نے کراچی میں دوبارہ یہ کام جاتے ہی شروع کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ الطاف حسین صاحب بھی واپس تشریف لے آئے؟ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں. ان جو بیٹھے ہوئے نا ارباب اختیار، ان سے ہر چیز آپ توقع رکھیں کہ یہ کریں گے، چاہے وہ ملک کی مفاد کے میں ہے یا خلاف ہے. یہ ان کو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. نہیں تو یہ بتائیے، یہ جو مرضی کر لیں، عمران خان کا راستہ یہ نہیں روک سکتے. چاہے اسٹیبلشمنٹ پہلے ملی ہوئی تھی، اب بھی ملی ہوئی ہے، جو مرضی کر لیں، اس کا راستہ نہیں یہ روک سکتے. اچھا، یہ بھی ایک آج کل موضوع چل رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات اٹھا رہی ہے کہ وہاں پہ حالات کنٹرول میں نہیں ہے، اور اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ڈالر ہے وہ نہیں مل رہا، پاؤنڈ ہے وہ نہیں مل رہا، ایرو ہے وہ نہیں مل رہا، ریٹ اتنے بڑھ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے دن اور یا کتنے مہینے یہ تماشا اور چلے گا، اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی مکمل نتیجہ سامنے آ جائے گا؟ ہمارے تک انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رزلٹ سامنے آ جائے. لیکن آپ سمجھتے ہیں پاکستان دوبارہ پاؤں، آپ کی بھی ماشاءاللہ ایک عمر گزری ہے، تجربہ بھی ہے، کہ جس حالات میں پاکستان پہنچ چکا واپس حالات آ سکتے ہیں؟ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. نہیں یہ تو باتیں ہیں، مگر نا امید تو نہیں ہونا چاہیے، مگر کرتوتیں بھی تو ٹھیک ہو نا کسی کی. اس کے اللہ تعالیٰ کو پیدا فرما دیں گے.
कि मुल्क हमारी बेहतरी की तरफ चला जाएगा। आखिर जो कौम है उन जो बददुआएं कर रही हैं उनकी भी तो अल्लाह ताला ने सुननी है ना, कबूल भी करनी है ना दुआएं उनकी। अच्छा, बाजवा सुना तो अल्लाह ताला डिप्रेशन में चला गया है, बीमार हो गया है और फौज से कई लोग कहाँ रिजाइन चला कर, गया? वो बीमार हो गया, आपको नहीं पता? बीमार तो वो जमातुल बीमार था ना, जो काम इसने किया वो पहले था ज़हनी बीमार, नहीं, अभी अब वो ज़हनी, जिस्मानी भी हो गया। नहीं, अभी भी ज़हनी डिप्रेशन में चला गया है, परेशान है बहुत सख्त। नहीं, मेरा मकसद है उसने जो मुल्क के साथ किए ना, मुबारक साहब, मेरी कोई बाजवा साहब से कोई दुश्मनी नहीं है। खुदा की कसम इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मैंने बताया था ना, अगर मेरे हवाले कर दे ना तो मैं कसाईयों से इसको जिबा करा। इसने इतना जुर्म किया मुल्क के साथ। अच्छा, ये अब मुल्क का तो वो बेड़ा गर्क करके चला गया, लेकिन जो पीछे बैठे उनको भी किसी को अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा कि किसी को फिक्र हो। बात ये है जी, जब तक जनरल साहब, जनरल हाफिज बाजवा साहब कुछ संजीदगी से इस पे नहीं सोचेंगे ना, क्योंकि मुल्क में एक ताकत वो है आर्मी की और दूसरी है अदालतों की। अदालतों के ऊपर तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। पहले तो कहते तवाफी हैं, अब अभी समझे ये मर गए सर, बहुत मर गए, लाशें तो हैं। बस वो है, अगर वो आर्मी चीफ साहब अगर कोई मेहरबानी करे इस कौम के ऊपर तो फिर शायद कोई बेहतरी की शक्ल हो जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि अब कहते हैं कि फौज जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि अगर फौज अगर हाथ खींच ले तो ये 1 घंटा गवर्नमेंट ना चले, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। इसका मतलब अभी तक इनको फौज ही चलाती है जी। जिसको नाकाम करना हो उसको मुराजा से सलूक कर देते हैं, जिसको चलाना हो वो शमाल से वगैरह बिठा देते हैं, तो फौज ही करती है ना जी, और भी कौन करता। सलामती काउंसिल का सपोर्टिंग देती है। सलामती काउंसिल का इजलास हुआ, वहां पे कहा गया कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, मगर क्या मुकाबला हो रहा है दहशतगर्दी का? 3 दहशतगर्द मरते हैं, अपने 5-10 मरवा के तो बड़ा बढ़के लगाते हैं कि बड़ा हमने बड़ा। ये जी झूठ बोलने पे तो कोई पाबंदी नहीं ना है हमारे मुल्क में। ये झूठो झूठ, जो पंजाबी की मिसाल है, झूठो झूठ 44। अच्छा, आप बस ये तो हमारे हालात अल्लाह ही ठीक कर सकता है। आप समझते हैं कि इस्लामाबाद जो वो महफूज शहर नहीं रहा, जिस तरह इलेक्शन के मतलब भी बताया जा रहा है इलेक्शन नहीं होंगे, ये नहीं होगा, दफा 144 लग जाएगी, तो गैर मुल्की जो वहां बैठे वो क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान के मतलब? वो रिपोर्टें दे रहे हैं अपने ममालिक को कि यहाँ के हालात बहुत खराब है, इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। उनको पता है कि बदनामी हो, इनका क्या है जी, मुल्क से गर्ज है हम जैसे लोगों को, इनका मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। ये तो लूट रहे हैं, इन्होंने लूट ले, जितनी देर किस्मत में है लूट ले, ये जितनी देर हमारी बात किस्मत है ये लूट ले हमें, और क्या हो सकता है, क्योंकि हम तो बेबस लोग हैं ना। अच्छा सर, ये बताइए, इदारा है वो फौज है बस। लेकिन फौज अभी क्यों इतना लेट कर रही है? फौज को भी पता चल चुका है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, तनख्वाहें कल को फौज को भी नहीं मिलेंगी, फिर फौज क्या करेगी जब फौज के पास भी पैसा नहीं होगा? तो फौज ने अपनी सरगर्मियां महदूद कर दी हैं, ट्रेनिंग की वो जो करते थे पहले हफ्ते में 2 दफा हो, अब 1 दफा हो गई है। बाज ये सब कुछ किया दर है तो जर्नलों का ना ये बाजलों का किया दर है ना। अच्छा, ये तो बाजवा से अभी तक तो इसकी समझ नहीं आ रही हाफिज साहब की कि ये क्या करते हैं, अभी तक तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। वैसे आपकी बात भी कहीं किसी हद तक दुरुस्त है कि जो भी काम करना था फौरी तौर पर एक्शन लेने चाहिए थे, लेट नहीं करना चाहिए था, मगर हो सकता है हाफिज साहब की भी मजबूरियां हों, बेचारे फंसे हों किसी और जंजालपुरे में, पता ही आपको। नहीं, अभी तो फौज के अंदर बड़े मसाइल हैं, 5000 ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया है, चाहे जितनी मर्जी फौज तब्दील भी करे। वो कल भी एक मैंने प्रोग्राम सुन रहा था, वो उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ आप जाके देख ले इस्तीफे पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए, और ये इस्तीफे बाजवा के दौर से आने शुरू हो गए। इस वक्त 5000 इस्तीफा पड़ा है अफसरों का, जिनके ऊपर कितनी हमारी लागत आती है फौजी अफसर बनाने में।
अच्छा क्योंकि ये फौज के अंदर अब बदली फैल गई। अच्छा ये भी चीज है, कोई है पाकिस्तान के कवानीन में कि फौज से आप इस्तीफा नहीं दे सकते, जा नहीं सकते, फिर कोई मेरा उसका भी कोई सजा होती है ना, कुछ इस तरह का भी है? नहीं नहीं, ये कोई बारी सजा नहीं, और जब जब चाहे रिटायरमेंट ले सके, अच्छा रिटायरमेंट जब चाहे वो ले सकता है बंदा, कि मैं चाहे पहले जब ले सकता, हाँ, बिल्कुल। वो कहेंगे पेंशन नहीं देंगे तो ना दें फिर वो। फिर अल्लाह मालिक है उनका, जब इन्होंने बंद की हुई है जर्नैलों के, जो बरसी पुराने सीनियर जर्नैल है, उनकी बंद की 80 आदमी है जिनके बेचारों के रोजगार बंद हुआ हुआ, हम्म। तो उन्होंने भी अल्लाह मार के खाना पीना तो खा ही रहे ना। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जो महंगाई है उसमें दिन ब दिन सुना इजाफा हो रहा है। टू मच, आप सोच नहीं सकते। कहते हैं 25 रुपए की रोटी होगी है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, कोई शक नहीं, 32 रुपए का नान हो गया। बहुत है, ये तो एक आम आदमी के लिए तो काफी मुश्किल होगी, मजदूर आदमी के लिए तो। मैंने कहा हमारे पास एक आदमी ने तो बच्चे, उसने कहा जी मेरे पास खाना नहीं आते, इनको रख लें आप। जी मैं भी 30 रुपए की बात। हम्म। लोग यानी कि इतने मजबूर हो गए हैं। हाँ जी, चले ये अभी मेरे घर में है। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। ओके अल्लाह। नाज़रीन ये हालात हो रहे हैं पाकिस्तान में, आप सबके सामने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज हमारे के साथ 2022 31 दिसंबर, आज इस साल का आखिरी दिन है, कल नए साल का आगाज हो जाएगा। बहुत से लोग नए साल की मुबारकबाद भेज रहे हैं, हम सबका भी शुक्रिया। आज बात करेंगे कि इस साल में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ और उसका जिम्मेदार कौन था। पीछे आप कमर जावेद बाजवा की तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारी कौम का मुजरम 2022 में जो सबसे ज्यादा बदनाम हुआ और सबसे ज्यादा इसे जलील तरीन इंसान करार दिया गया पाकिस्तानी कौम की तरफ से। इसके अलावा भी इसकी टीम में जो लोग शामिल हैं उनके भी आप देखते रहते हैं तस्वीरें पीटीएम की। ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान की कौम के दुश्मन हैं। मगर पिछले 6 साल में कमर जावेद बाजवा ने जो दौलत इकट्ठी की, और वो दौलत इस तरह इकट्ठी हुई कि वहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट भी थी। अगर सोचा जाए तो उनकी जो रिपोर्ट है उसमें भी इसका जिक्र नहीं किया गया। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान वजीर आजम थे और उसको हर चीज़ का पता होना चाहिए था। एक तरफ इमरान खान साहब ऐसे लोगों के चेहरे सामने ला रहे थे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इन पे केस करूंगा, केस किए भी, सब कुछ किया, कुछ पहले केस चल रहे थे, मगर वो लोग इतने मजबूत थे कि हमारी अदालतें, हमारे जज जो तमाशबीन हैं, जो अयाश हैं, जिनकी अक्सर ऐसी वीडियो मंजर आम पर आती रहती हैं, वो इस माफिया का मुकाबला इसलिए नहीं कर सके कि इसी माफिया ने उन्हें जज मुकर्रर किया था। और फिर आपको पता ही है उनके साथ क्या तरीकाकार उन्होंने अपनाया। इस साल में सबसे ज़्यादा वीडियो हमारे मुल्क में रिलीज हुई, गंदी वीडियो, ऑडियो, ये तरक्की हमने 2022 में जो कि एक वाज़े सबके सामने नज़र आ रही है। इसके अलावा हुआ ये कि हो सकता है इमरान खान साहब के पास इतनी पावर ना हो, जिस तरह इमरान खान साहब बारहा दफ़ा कह चुके। एक और भी बड़ा मसला था, वो ये था कि जो हमारे फौज का इदारा है उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारे कानून में शायद ये चीज़ें हैं, मगर क्योंकि पाकिस्तान का कानून खुसरा गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है, गरीब के लिए इसलिए और है कि वहाँ पे मुकम्मल तौर पर कानून हरकत में आ जाता है। अमीर के लिए कानून हमारा जो है वो वैसे ही होता है जैसे यहाँ पे इस तरह के कवानीन मौजूद नहीं है। जनरल बाजवा लूटमार करता रहा,
6 साल जो रिपोर्ट बताई जा रही है उसमें नून लीग की गवर्नमेंट भी रही, इमरान खान की गवर्नमेंट भी रही, मगर किसी ने ये बताया नहीं कि जनाब इतना पैसा ये बना रहा है। 40-40 कनाल के घरों में ये लोग इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिनको एक मरले का घर भी नसीब नहीं है। आप अगर देखे जायज़ा ले तो कई जगह पे आपको वो जो कैंप बने होते हैं, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं झुग्गियों में लोग रहते हैं, उनमें लोग रहते भी नजर आएंगे। खुराक है वो पूरी नहीं मिल रही लोगों को, और महंगाई इतनी है कि हर बंदा खरीद नहीं पा रहा। लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं खुराक के लिए कि हम इनको पाल नहीं सकते, बच्चे गिरवी रख देते हैं। आपके इल्म में है ये जो भट्टे बने हुए हैं वहाँ पे नस्ल दर नस्ल लोग जो हैं वो बेचे ही होते हैं। तकरीबन उनको कर्जा इतना दे दिया जाता है कि ना वो कर्जे से निकल सके, ना वो आज़ादी की ज़िंदगी जी सके। ग़ुलामी का एक ये भी दौर है। एक हमारे ऊपर जिस तरह जो जागीरदार हैं या मजबूत लोग हैं, उन्होंने भी, आपके इल्म में है कि अगर किसी के ऊपर FIR कटवानी हो तो किसी अमीर आदमी को, जागीरदार को, वडेरे को, किसी को साथ लेके जाएं तो आपकी FIR काटी जाती, और वरना आपको पुलिस स्टेशन में घुसने नहीं दिया जाएगा, उल्टा आप पे भी कोई केस बना देंगे अगर ज्यादा आप तंग करेंगे। लाकानूनियत, हर वो काम वहां पे हो रहा है जो इंसानियत के खिलाफ है, जो दीन के खिलाफ है, दीन के नारे लगाने वाले। कल परवेज लाई का मैं सुन रहा था, जी हमने दीन के बहुत काम किए। अगर दीन के काम आप लोगों ने किए होते, आप दीन के मुताबिक खुद चल पड़ते, आप सारा दिन आके यहाँ पे झूठ बोलते हैं, आप मुनाफिकीन में शामिल लोग, आप दीन की लोगों को क्या बताएंगे? कौन से दीन की आप बातें करते? सुबह आप किसी के साथ होते, शाम आप किसी के साथ होते। ये सियासत नहीं है। सियासत, सच जब तक आप आवाम को नहीं बताएंगे, खुद भी सच नहीं बोलेंगे, वो सियासत है। पता नहीं किस दीन की बातें आप लोग यहाँ आके करते हैं, कौन से वहाँ पे जो काम दीन के मुताबिक हो रहे। मेरा तो ख्याल इंसानियत के मुताबिक भी नहीं हो रहे, दीन तो बहुत दूर की बात है। कमर जावेद बाजवा के पास इतनी दौलत है इस वक्त, इसी तरह नवाज शरीफ के पास है, जरदारी के पास है, हर बंदे के पास जिसने पाकिस्तान को लूटा दौलत इकट्ठी की। मगर हमारा रोना यही है कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे खजाने में पैसे नहीं। ये सऊदी अरब के पैसे पड़े हुए, ये चाइना के पैसे पड़े हुए, हमारे पैसे किधर है? ये है सवाल। हमारे पैसे ये हरामखोर लोग ले गए और अब ये इनके हो गए, क्योंकि इन्होंने वापस नहीं देने। ना किसी अदालत में ये दम है, ना कोई ऐसा कानून पाकिस्तान में है, ना कोई पूछने वाला है। अगर कमर जावेद बाजवा चौकीदार था तो उसको भी इन्होंने इतनी दौलत दे दी कि अपने से भी ज्यादा दे दी, ताकि ये हमारे पूछने वाला भी ना हो। होता ये है कि आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं, कोई ऊपर से आ जाए तो उसे भी शामिल इसलिए किया जाता है कि ये बाहर जाके ना बताए, ये नाम ना बाहर जाके ले। तो ये जो चीजें हैं बड़ी अहम, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की बर्बादी में ये जो पूरी टीम शामिल है, अभी तक इसको ठीक करने के लिए कोई नहीं आ रहा। मेरे वैसे ही ख्याल आ रहा था कि हो सकता है एक दफा ये सारा कुछ है जो कुछ इन्होंने किया है, ये आखिरी हद तक जाएंगे। जब पाकिस्तान का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, अल्लाह रहम करे, फिर शायद कोई ऐसा बंदा उठे जो फिर ठीक करने के लिए शुरू हो जाए। लेकिन जो बड़ी ताकतें होती है वो इस तरह के ममालिक चलने नहीं देती। वो कहते जनाब ये थोड़ा सा ऊपर जाए, इसको फिर नीचे काट दो, ताकि ये वहीं लड़खड़ाते रहे और तरक्की ना कर सके। मेरा ख्याल पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही हुआ है। आज मैं इंडिया का देख रहा था, सोशल मीडिया पे वो भी हमारा मजाक उड़ा रहे। जो बिल्डिंगें कोई अमेरिका में फरोख्त की जा रही, उसमें इंडिया भी खरीदना चाहता। ये हालत हमारे मुल्क की हो चुकी है। किसी को कोई पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल नहीं। कोई कह रहा है एयरपोर्ट भी बेचे जा रहे हैं, कोई कुछ बेचा। ये सब कुछ बेचने के बाद फिर ये क्या करेंगे? उसके बाद क्या बेचेंगे? ये सवाल है। ये कितने दिन चलेगा ये सब कुछ? ये ठेके पे दिए जाएंगे, जिस तरह मोटरवे का चल रहा है इसी तरह ये सब चीजें देके तो कितने दिन और ये चले?
ये हर जगह पे अपने आप को गुलाम बना लेंगे। पहले हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके बाद हर बंदा जो भी मुसाफिर वहाँ पे आएगा उसको क्या टैक्स देने पड़ेंगे, क्या एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा वहाँ पे। फिर गैर मुल्की लोग जो हैं उनका रुझान कम होता जा रहा है, जिस तरह वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। 2022 में जो कुछ हमने गंवा दिया वो वापस आएगा 2023 में या नहीं आएगा। अभी तक दूर दूर तक उसका कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि असरात हों कि ये सब कुछ वापस आ जाएगा। अभी तक यही लग रहा है कि ये सब कुछ और भी जाएगा और भी नुकसान होगा। बहुत से लोग कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। और बाबा उम्मीदें तो वहाँ पे होती है जहाँ आपको कुछ नज़र आ रहा हो। आप बंजर ज़मीन पे कितनी देर आप चलते हैं, आखिर यही होता है ना कि पीछे से कोई फ़ायदा हो, पीछे से कोई सप्लाई हो, आपको कोई उम्मीद हो कि यहाँ पे पानी आएगा, मगर यहाँ पे तो आपको हर तरफ यही नज़र आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा। कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा, हर जगह पे नाकाम हो चुके। और मज़े की बात है कि हम अपनी नाकामी को मानते भी नहीं। हम कहते जनाब नहीं, ये हमारे इदारे का कसूर नहीं, फलां इदारे का कसूर, फलां इदारे का नहीं, फलां का कसूर है। हर बंदा एक दूसरे के ऊपर ये चीज़ें डाल रहा है, लेकिन कौम कमर जावेद बाजवा को कभी माफ़ नहीं करेगी। इस हरामखोर ने जो मुल्क के साथ किया, जिस तरह इसको सोशल मीडिया पे जूते पड़ रहे हैं, इसको चाहिए कि आप पब्लिक में निकले। आप पब्लिक में जाके देखे, अगर तू बाप की औलाद है तो निकलना पब्लिक में। तो वो कह रहा था कि मैंने बड़ी खिदमत की है कौम की। अब जा जरा लाहौर में जा जरा कराची में जाके बता मैं कमर जावेद बाजवा हूँ और मैंने आपकी कौम की बड़ी खिदमत की। फिर तुझे वो बताएं कि तूने क्या कौम की। अगर तू अपने बाप की औलाद है फिर तेरा पता चले आज तूने कौम को कहाँ पहुंचा दिया। इतना जालिम इंसान मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो 50 साल बाद दोबारा एक और हरामखोर आ गया। पहले यही था तमाशबीन, वो अभी कौम नहीं बोली थी और दूसरा दाग कौम के ऊपर लग गया। पूरी दुनिया में रसवाई पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान भीख मांग रहा है, कर्जे मांग रहा है, खजाना खाली है। इस हद तक तुम्हारा खजाना तो भर गया ना, तू तो ये हराम की दौलत लेके कब्र में जाएगा ना। तू देखे, तू तो सुकून हासिल करके दिखा ना। अब पता चला बीमार है, दिमाग काम नहीं कर रहा, पहले तुम्हारा कौन सा कर रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक गलत क़यादत जो इसके ऊपर पहले भी केस थे, इस हरामखोर को ऊपर आने किसने दिया, ये भी सवाल है। ये भी एक बहुत बड़ा जी। आज परवेज लाई कहता हमारे ऊपर इसका एहसान है, फलां पे हो, क्या एहसान है? तुम्हारे ऊपर एहसान होगा और किसके ऊपर क्या एहसान है? पाकिस्तान का तो ये दुश्मन है, तुम भी दुश्मन हो पाकिस्तान के। तो ये नाज़रीन इनके असल चेहरे जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।